शोषण के आरोपों के तहत भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों का धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर लंबे समय तक जारी रहा। इससे पहले 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की थी और इस मामले ने देश भर में खेल को लंबे समय तक प्रभावित किया। 23 की शुरुआत भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद पर खिलाड़ियों ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाने से हुई। एक तरफ जहां बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे स्टार रेसलर धरना देते हुए डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते रहे, वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण सारे आरोपों से इनकार करते रहे। आखिरकार कोर्ट के दखल के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई और खिलाड़ियों का धरना समाप्त हुआ। फिलहाल मामला कोर्ट में है और फैसले का इंतजार है। 8 घंटे की पूछताछ और फिर गिरफ्तारी ने दिल्ली समेत देश भर की राजनीति को प्रभावित किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया। उसके बाद से आप और बीजेपी के बीच सियासी विवाद भी अपने चरम पर रहा और 2023 की सुर्खियां बना। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सिसोदिया की ये गिरफ्तारी शराब नीति से जुड़े मामले में की गई। सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी के बाद 1 मार्च 2023 को दिल्ली के डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। बता दें, आम आदमी पार्टी के कई शीर्ष नेताओं की अलग अलग मामलों में गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं पार्टी के सांसद संजय सिंह और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर भी कानून का शिकंजा कसा जा चुका है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात करें, जहां कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की, वहीं कांग्रेस की 135 सीटों के विपरीत 224 सीटों में से बीजेपी केवल 65 सीटें ही हासिल कर सकी थी। हालांकि यह जीत राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस के पुनरुत्थान के लिए एक संभावित स्प्रिंग बोर्ड रही। 2 मार्च को त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आए और एक बार फिर बीजेपी का परचम 2 सूबों में लहरा गया। पार्टी ने जहां त्रिपुरा और नागालैंड में अपनी सरकार कायम रखी, वहीं मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा अस्तित्व में आई। हालांकि मेघालय में सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और कोनराड संगमा की ही अगुवाई में एक बार फिर नेशनल पीपुल्स पार्टी की सरकार बनी। मोदी सर ने मानहानि केस, जहां राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी एक बार फिर संसद सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखने के लिए योग्य हो गए थे। चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बीजेपी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री ने राहुल गांधी पर मानहानि का दावा ठोका। राहुल गांधी इससे पहले 3 बार सूरत की कोर्ट में हाजिर रहे। हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट के अंदर अपने बयान में कहा कि वे खुद पर लगे आरोप से इनकार करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से बहाल हुई। लोकसभा सचिवालय ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी करके संसद सदस्यता बहाल कर दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी को अदालत के एक फैसले के बाद संसद सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हालांकि बाद में उनकी फिर से वापसी हुई थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात करें, जहां कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की, वहीं कांग्रेस की 135 सीटों के विपरीत 224 सीटों में से बीजेपी केवल 65 सीटें ही हासिल कर सकी थी। हालांकि यह जीत राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस के पुनरुत्थान के लिए एक संभावित स्प्रिंग बोर्ड रही। दक्षिण भारत के अहम राज्य कर्नाटक में मई में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज करते हुए बीजेपी को सत्ता से खदेड़ दिया। कांग्रेस ने विधानसभा की 224 में से 135 सीटों पर अपना कब्जा जमाया और एक बड़े बहुमत से अपनी सरकार बनाई। कर्नाटक चुनावों में हार के साथ ही दक्षिण भारत में बीजेपी का सबसे मजबूत किला कर्नाटक ढह गया। बीजेपी को चुनावों में सिर्फ 66 सीटें मिली और बीएस येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को सीएम बनाने का पार्टी का प्लान फेल हुआ।
2023 में देश को नया संसद भवन मिला। नए संसद भवन में 19 सितंबर को नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा में पेश हुआ था। 20 सितंबर को लोकसभा में पास होने के बाद 21 सितंबर को ये राज्यसभा में पारित हुआ। 29 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को मंजूरी दी, जिससे ये कानून में बदला। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों पर आरक्षण का प्रावधान है। वहीं कानून के अमल में आने के बाद लोकसभा और विधानसभा में काफी कुछ बदलाव आया है और इस नियम के संसद में आने के बाद काफी बदलाव भी। महिला आरक्षण बिल या नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 29 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई और इसी के साथ यह कानून बन गया। इसके साथ लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो गई। इस बिल को संसद के विशेष सत्र में पेश किया गया था। यह विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले देश के 26 विपक्षी दलों ने भाजपा नीत एनडीए को चुनौती देने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इसी पर रणनीति बनाने के लिए इन दलों ने बेंगलुरु में 2 दिवसीय बैठक आयोजित की और इस जमावड़े की सबसे बड़ी हाईलाइट गठबंधन का नया नाम इंडिया रहा। अगले साल यानी 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए बनाम इंडिया के बीच होगा। वहीं विपक्षी दलों की बैठक के बाद अब यूपीए का नाम बदलकर इंडिया कर दिया गया है और इसे लेकर तमाम विपक्षी दलों के नेता ट्वीट भी कर रहे थे और 2023 की सुर्खियों में भी रहा। 18 जुलाई 2023 को विपक्षी दलों ने इंडिया नाम के एक गठबंधन का ऐलान किया। इस गठबंधन का लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता से बाहर करना है। हालांकि विधानसभा चुनावों के दौरान इस गठबंधन के सदस्यों में तालमेल की कमी साफ देखी गई। ऐसे में गठबंधन के भविष्य को लेकर सियासी पंडित तमाम तरह की अटकलें लगाते हुए पाए गए। विपक्ष के बहिर्गमन के बीच तृणमूल कांग्रेस सदस्य महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी के आरोप में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें कहा गया कि संसद सदस्य के रूप में उनका बने रहना अस्थिर था और उनका आचरण एक सांसद के लिए अशोभनीय भी रहा। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में 8 दिसंबर को लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट के आधार पर अनैतिक और अशोभनीय आचरण के लिए सदन की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। इससे पहले सदन में लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई, जिसमें मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई। महुआ ने 2019 में करीमनगर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद में प्रवेश किया था। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ईडी के दावे ने राज्य में सियासी तूफान खड़ा कर दिया था, जहां महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ के तत्कालिक सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया गया कि उसने पैसे का लेन देन करने वाले एक शख्स का बयान दर्ज किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक ऐसा ऑनलाइन सट्टा मामला सामने आया जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति से लेकर दिल्ली की राजनीति में कोहराम मचा दिया था। उस ऑनलाइन सट्टा गेम का नाम था महादेव ऐप। ये वही ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप है जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के भिलाई से हुई थी। इस ऑनलाइन सट्टे का संचालन भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल दुबई में कर रहे थे। जब पुलिस ने मामले में कार्रवाई करनी शुरू की तो करोड़ों रुपए के लेन देन का पता भी चला, जिसके बाद ईडी भी इस मामले की जांच में जुट गई। कई पर्देफाश हुए जहां पर नेता और एक्ट्रेस भी इससे प्रभावित हुए। मामले में दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारत के अलग अलग राज्यों से कई युवाओं को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही कई मोबाइल, लैपटॉप और नकदी के साथ साथ करोड़ों रुपए के लेन देन का भी पता चला। दुर्ग पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों के पास से कई बैंकों के पासबुक, एटीएम कार्ड भी बरामद करती रही, जिसमें करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन का पता चला। दुर्ग पुलिस इस मामले की जांच कर ही रही थी कि ईडी ने भी इस प्रकरण की फाइल दुर्ग पुलिस से मांगी और ईडी भी मामले से जुड़ गई। इस महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप की चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ से लेकर भारत में होने लगी थी। छत्तीसगढ़ की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर बीजेपी लगातार सट्टा ऐप के संचालकों को संरक्षण देने का आरोप लगा रही थी, तो वहीं तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोपों को गलत बताते हुए इस मामले में कड़ी कार्रवाई करे जाने की बात भी कही थी।
लेकिन मामला उस समय और हाई प्रोफाइल हो गया जब ईडी ने एक प्रेस नोट जारी करके कहा कि ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के प्रमोटर छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जो 508 करोड़ रुपए के लेन देन के आरोप में लगे हुए हैं और उनके खिलाफ कई सबूत आने की बात भी ईडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कही। 2023 में देश को नया संसद भवन मिला। पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान से इसका शुभारंभ किया। वहीं नए भवन में लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की है। नई संसद को लेकर देश में राजनीति भी खूब गर्म हुई। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया। हालांकि भारतीय इतिहास के सबसे गौरवशाली दिनों में से एक विवादों से अछूता न रहा। कुल 20 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला लिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कार्यक्रम के लिए दरकिनार करने का फैसला लिया है। 2023 की राजनीति में बड़ा भूचाल लाने वाली खबरें हमने आपको बताई। हमारे इस खास कार्यक्रम राजनीति में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।